हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक भारद्वाज क्लासेस। मौलिक अधिकारों के संबंधित ये हमारी शायद तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हमने पढ़ी ली, जिसके अंदर हमने इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो देखे थे। अनुच्छेद 12-13 वो सारे देख लिए थे। जो समता का अधिकार था 14 से 18 वो देख लिया था। अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या क्या हम इसके अंदर मतलब पढ़ने वाले हैं, है ना। कौन से अनुच्छेद के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 4 अनुच्छेद आते हैं, 19, 20, 21 और 22। ये 4 अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब जो अनुच्छेद 19 है, इसके अंदर हम जितनी भी अभिव्यक्ति बोलने की, इनसे संबंधित जितने भी अधिकारों का, हमारी स्वतंत्रता के अधिकारों का जो संरक्षण किया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 19 के अंदर। अनुच्छेद 20 में यदि किसी ने अपराध कर दिया, ठीक है, तो उस अपराध से वो दोष मुक्त कैसे हो सकता है, या फिर जिसने अपराध नहीं किया है उसको किसी ने फंसा दिया है तो वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर सकेगा, उसके बारे में जो कानून व्यवस्था की गई है, उसके बारे में जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो अनुच्छेद 20 के अंदर है, ठीक है। अनुच्छेद 21 ये जीवन से संबंधित है ना। जैसे कि जीने का अधिकार है, ये एक तरीके से हमें जीने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ऐसा एकमात्र अनुच्छेद है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब भी अनुच्छेद 21 नहीं हट सकता। मतलब आप किसी को जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हम जैसे कि कोई गिरफ्तार हो जाता है, किसी ने कोई दुष्कृत्य कर दिया, दुष्कृत्य करने के बाद यदि वो गिरफ्तार कर दिया जाता है उसको, तो गिरफ्तार करने के बाद उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, कौन कौन सी उसको सुविधाएं प्राप्त की गई है जो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में, जिसके अंतर्गत 6 ऐसी हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त है अनुच्छेद 19 के अंदर। तो वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो। आप अभिव्यक्त कर सकते हो कैसे भी, जैसे कि आप डांस करके अभिव्यक्त कर सकते हो, गाना गा के अभिव्यक्त कर सकते हो, तो ये आपकी अभिव्यक्ति है। आप किसी भी किसी भी तरीके से अपने मन की जो बात है, जो आपको बोलना है, किसी को कुछ समझाना है, मतलब कुछ भी अभिव्यक्त करना है, कोई भी सामने आपको रखना है, तो आप अभिव्यक्ति के द्वारा बोलकर, है ना, डांस करके, सिंगिंग करके, या चुप रहकर, मतलब चुप रहना भी एक अभिव्यक्ति है, तो चुप रहकर आप अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको दर्शा सकते हो, ठीक है। अब अभिव्यक्ति के अंतर्गत इसके अंदर 2 इस प्रकार के केस हुए जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला केस हुआ था, वो केस इस स्वतंत्रता के संबंधित ही हुआ था, मतलब अभिव्यक्ति के संबंध में। जिंदल नाम सुना होगा आपने, जिंदल साहब का। उनकी प्राइवेट कोई फैक्ट्री थी जिसके ऊपर तिरंगा झंडा पहनाया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस हो गया, ठीक है। उस केस में कहा कि इन्होंने अपने निजी जो इनकी संस्थान है, उस निजी संस्थान के ऊपर उन्होंने तिरंगा झंडा कैसे पहना रखा है। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते हुए कहा कि जो मतलब प्राइवेट संस्थान है, इसके ऊपर तिरंगा पहनाना एक अभिव्यक्ति है, तो ये स्वतंत्रता है, ये अधिकार है, ये इनका मौलिक अधिकार है कि ये अपने प्राइवेट संस्थान के ऊपर, जो निजी इनकी जो जमीन है, जायदाद है, जो इनका घर वगैरह है, जो इनकी संस्थान है, उसके ऊपर ये तिरंगा पहना सकते हैं। ये देश के प्रति इनको प्रेम उजागर करने का, या देश का प्रति उनका जो प्रेम है वो दिखाने का, ये इनकी एक अभिव्यक्ति है, तो वो ये कर सकते हैं। दूसरा केस हुआ था सूचना के संबंधित को लेकर। जो सूचना का अधिकार वो भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। अब कैसे आता है इसको समझते हैं। जैसे कि हमको कुछ अभिव्यक्त करना है, जैसे कि कोई भी नीति आयोग है, कोई भी आयोग है, या फिर कोई भी ऐसा कुछ योजना निकली है। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि स्वच्छता की, है ना, स्वच्छता मिशन जो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है, अब किसी को अभिव्यक्त करना है, किसी को ये बताना है कि जो ये योजना निकली थी, कि स्वच्छता अभियान निकला था, भारत को स्वच्छ करेंगे हम, मतलब तो इसके बारे में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, क्या मतलब कितने टॉयलेट बनाए हैं, क्या क्या इसके प्रति उन्होंने, क्या क्या इन्होंने आउटपुट्स दिए हैं, और क्या क्या आउटपुट्स के क्या क्या आउटकम्स आए हैं। तो ये सारी बातें पता करने के लिए ये चीज़ें है कहाँ पे, गवर्नमेंट के पास है। तो सबसे पहले इनके बारे में हमें कुछ भी बोलना है, कुछ भी अभिव्यक्त करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पास ये सूचना होनी चाहिए कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या क्या काम किया है। अब इनकी सूचना हमको प्राप्त करने के लिए सरकार से गुहाई करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कोई अधिकार था ही नहीं पहले कि हम सरकार से गुहाई करके वो सूचना जो थी वो सरकार से ले सकें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभिव्यक्ति करने की ये मूलभूत है, मतलब एक नीड्स है, नेसेसिटी है कि आपके पास सूचना होनी चाहिए। तो
जो सूचना का अधिकार ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। मतलब आपको कोई चीज अभिव्यक्त करनी है तो आपके पास सूचना होनी चाहिए, तभी आप कोई चीज अभिव्यक्त कर सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है सूचना का अधिकार। दूसरी जो इसके अंदर विशेषता थी वो है कि शांतिपूर्ण निरोध सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, आपके पास अस्त्र शस्त्र वैसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है दिमाग में क्वेश्चन कि सर जो सिख धर्म है, तो सिख धर्म में वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनके पास एक कटार होती है ना, उनके पास एक कटार होती है, तो ये शस्त्र हो गया ना, तो फिर इनको मतलब ये छूट क्यों है? तो क्या जो ये अनुच्छेद 19 है इसका वॉयलेशन नहीं हो रहा है क्या? इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है वो शांतिपूर्ण कर सकते हो। ठीक है, सम्मेलन, आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए। तो ये जो अनुच्छेद 21 का वॉयलेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म के प्रति आप अनुरूप विचरण कर, ये हमें मौलिक अधिकार है हमारा। और ये अनुच्छेद 25 है, तो इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो हम उसके अंदर धर्म के संबंधित जो अपन लेके आएंगे ना क्लास, उसके अंदर हम ये सब देखेंगे। ठीक है, संगम या संघ बनाने का अधिकार, मतलब हम संगम बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, कैसे भी अपनी जो बातें हैं वो करने के लिए अपन कोई संगठन बना सकते हैं जो शांतिपूर्वक किसी भी चीज़ पर, किसी भी मुद्दे पर बात करेगा, सरकार को अवगत करवाएगा कि यहाँ पर ये संकट है, ये तो ये सारी बातों के लिए हम क्या कर सकते हैं? संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक है, ये बनाने का अधिकार है। राज्य के क्षेत्र में आवास संरक्षण का अधिकार है, मतलब हमें भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं ना, अब तो जम्मू कश्मीर में आराम से मतलब कहीं भी आबाद रूप से विचरण कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे जम्मू कश्मीर में। वैसे ज़मीन के संबंध में अभी भी वैसे कोई निर्णय नहीं आया है ना, अभी भी पता नहीं उसका सब कुछ। लेकिन जो और बाकी जो भी राज्य हैं भारत के, है ना, जितने भी राज्य, उन राज्यों के अंदर हम आबाद रूप से स्वतंत्र, बिना किसी टोक के, बिना किसी रोक जोक के आराम से घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि जो जिस राज्य में हम रहते हैं वो भारत है, और जितने भी राज्य हैं वो सभी भारत है। तो हम किसी भी राज्य के अंदर जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। ठीक है, कारोबार कर सकते हैं, हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। ये नहीं कि हमारे ऊपर सरकार थोप दे कि आपको यही कार्य करना है, आपको ये व्यापार करना है, इस पर्टिकुलर इंसान को ये नौकरी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी इच्छा हो उसी प्रकार से आप व्यापार कर सकते हो, रोजगार के अपने साधन है, जो कारोबार है उसको आप एस्टेब्लाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इसके संबंध में कि जो मूल अपना संविधान था, है ना, मूल जो संविधान था उसके अंदर अनुच्छेद 19 के अंदर 7 अधिकार थे, तो ये 7वां कौन सा? तो 7वां था वो संपत्ति के संबंधित अधिकार था, कि अपन को संपत्ति का अधिकार है, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और इस संविधान को विधि बना दिया। मतलब अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये एक विधि अधिकार हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि विधि अधिकार और मौलिक अधिकार में डिफरेंस क्या है? तो इसका जो डिफरेंस है वो अपन जब रिट्स पढ़ेंगे, मतलब अनुच्छेद 32 के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसमें हम इसकी विस्तृत देखेंगे। जो यदि कोई अनुच्छेद विधि बना दिया उसके अंदर और कोई अनुच्छेद अपना मौलिक अधिकार है, तो उन दोनों के अंदर मूलतः डिफरेंस क्या है, वो चीज़ हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या था? अनुच्छेद 20 था कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संरक्षण के संबंधित है। अब कैसे? यदि किसी ने अपराध कर दिया तो उसके संबंध में क्या क्या अपन को पॉइंट मिलते हैं? तो इसके लिए अपन को 3 पॉइंट मिलते हैं। इसकी हम बात करते हैं। पहला पॉइंट की हम बात करते हैं, पहला पॉइंट ये हम बात करते हैं कि यदि कोई कानून बना, जैसे कि अभी 20 अप्रैल 2018 को ये कानून बना। क्या कानून बना? कि यदि किसने बच्चे, जैसे किसी मासूम की उन्होंने क्या किया, रेप कर दिया हो, तो उसको तुरंत क्या कर देना चाहिए? मर्डर, उसको मतलब सजा देनी चाहिए, मौत की सजा सुना देनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये 20 अप्रैल 2018 को मतलब ये जो कानून है ये 20 अप्रैल 2018 को आया, तो क्या 20 अप्रैल 2018 से पहले किसी ने रेप किया है तो उसको भी मौत ही मिलने वाली है क्या? तो नहीं। यह अधिकार ये कहता है कि यदि किसी ने आज मर्डर किया, मतलब 20 अप्रैल 2018 के बाद यदि कोई बच्चे का रेप कर देगा तो उसको मौत की सजा मिलेगी इस कानून के तहत। 20 अप्रैल 2018 को जो कानून निकला था, इस कानून के तहत उसको मौत की सजा मिल जाएगी। लेकिन मान लो किसी ने मई 2017 के अंदर कोई ऐसा दुष्कृत्य किया है और 2019 के अंदर उसकी सुनवाई हो रही है, ठीक है, अब उसको यहाँ पे मतलब सजा सुनानी है, उसका सब कुछ हो गया, जो केस था उसका चल रहा था सब कुछ, आज उसका निर्णय होना है। मतलब उसका निर्णय कब होना है? उसका निर्णय होना है 2019 को, मई 2019 को उसका निर्णय होना है। तो क्या उसको मौत की सजा मिल जाएगी?
नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो ये मौत की सज़ा का जो प्रावधान किया गया है ये 20 अप्रैल 2018 से किया गया है, अर्थात उसको मौत की सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आप किसी एक सज़ा के लिए, मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो एक सज़ा के लिए उसको आप 2 बार या एक से अधिक बार, मतलब साफ साफ क्या लिखा हुआ है संविधान में, उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी ने एक कोई दुष्कृत्य किया है या भी कोई भी एक अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक मिल सकता है, मतलब एक ही सजा मिल सकती है, एक से अधिक आप उसको सजा नहीं दे सकते हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दिमाग में आता है कि 21 मई 1991 21 मई 1991 के अंदर राजीव गांधी जी थे, जो हमारे भारत के पीएम थे, उनका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, अब इसके केस में मद्रास हाई कोर्ट ने 1994 के अंदर उनको फांसी की सजा सुना दी थी, जिन्होंने राजीव गांधी जी का मर्डर किया था। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो राजीव गांधी का जिन्होंने मर्डर किया था उनके जो वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील दायर की और उन्होंने कहा कि इनसे गलती हो गई, इनको आप क्षमा कर दो, माफ कर दो। ठीक है, तो 1994 के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अंदर निर्णय दिया और कहा कि नहीं, इनको माफ नहीं किया जा सकता, इनको दंड मिलना ही चाहिए और इनकी मौत की जो सजा है वो बरकरार है, जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने इनको 1994 के अंदर दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको क्या कर दिया था कि मौत की सजा सुना दी। अब क्या करें? तो ये राष्ट्रपति के पास गए। आपको पता होगा अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है यदि वो किसी भी सजा को माफ कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई भाई, माफ कर दो, अब क्या होगा, माफ कर दो। लेकिन राष्ट्रपति जी देखो 2004 में वो उनके पास गए थे और उन्होंने 2011 के अंदर अपना निर्णय सुनाया और कहा कि नहीं, हम आपको माफ नहीं कर सकते, आपको मौत की सजा मिलेगी। अब वापस हाई कोर्ट के अंदर वापस केस दायर करते हैं, जो ये राजीव गांधी का जिन्होंने मर्डर किया था उनके वकील क्या करते हैं, वापस हाई कोर्ट में जाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट में जाते हैं और वो अपील करते हैं कि आपने हमारा जो मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक अधिकार था, उसका हनन हो रहा है यहाँ पर। तो भाई कैसे मौलिक अधिकार का हनन कैसे हो रहा है? तो मौलिक अधिकार का हनन ऐसे हो रहा है कि एक कृत्य के लिए एक से ज्यादा सजा नहीं देनी थी, लेकिन ये तो मिल रही है। तो फिर पूछा भाई कैसे मिल रही है, कि 1994 में इनको पहले मौत की सजा मिली, ठीक है, मिली। 2004 के अंदर इनको फिर मौत की सजा मिली, ठीक है। 2011 के अंदर इनको फिर से मौत की सजा सुना दी गई। अब देखो 1991 में से लगा के 1994 के अंदर जो ये हुआ था, चलो ये तो इनका ट्रायल था, मतलब कि कोई अपराध करता है तो उसको पकड़ते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, इसके अंदर जो टाइम लगता है वो तो मतलब लगता ही है, उसके अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब 1994 में इनको सजा सुनाई दी मौत की। 2004 में वापस सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा सुना दी मौत की। फिर 2011 के अंदर वापस इनको राष्ट्रपति जी ने सजा सुना दी मौत की। तो एक्चुअल में इनको 2 बार और उनको मौत की सजा सुना दी गई, ठीक है। 1991 से लगाकर 2011 तक ये कंटिन्यू जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे हैं। एक तौल में बहुत बड़ी सजा होगी, 20 साल की सजा। तो 20 साल की सजा ये ऑलरेडी काट चुके हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इनको मेंटली भी ये बहुत ही ज्यादा परेशान हुए हैं। कैसे? कि इनको 1994 में मौत की सजा मिली तो इनको लगा कि कल मौत मिलेगी, कल मौत मिलेगी। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट इन्होंने मेंटली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, मतलब मेंटली इनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हुए हैं। कब से? 1994 से लेके 2011 तक। तो आप एक प्रकार से तीन प्रकार की इनको सजा दे रहे हो, जो कि इनके मौलिक अधिकार से विपरीत है। तब 2011 के अंदर फिर मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय आता है और वो कहता है कि सही, अब इनको माफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कृत्य किया था उनके लिए इनको सजा मिल चुकी है, अब हम इनको और सजा नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसके ऊपर वापस केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना भाई। इन्होंने जो कृत्य किया था, राजीव गांधी जी का इन्होंने मर्डर किया था, हत्या की थी, तो इनको सजा मिलनी चाहिए मौत की। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब यदि हम किसी को पकड़ते हैं, जैसे कि यदि हमने किसी को इस दिन पकड़ा, ठीक है, और उसके बाद इसको 1994 या फिर मान लो 2004 तक आसपास इसको सजा मिल गई, यहाँ पर आके 2004 में इसको सजा मिली, तो ये जो टाइम लगा ये ट्रायल है, ये तो कार्रवाई में टाइम लगा वो टाइम है। लेकिन जब 2004 से लग कि 2011 में राष्ट्रपति जी को हाँ या ना देने में सिर्फ 7 साल लगे, तो ये तो सही नहीं है। 7 साल सिर्फ हाँ और ना में लगे, तब तक
उसने लगभग ये इतनी सजा काटती है। अब देखो 7 साल तक वो सिर्फ ये सोच रहा था कि राष्ट्रपति जी हाँ खाएंगे या ना खाएंगे, इसमें 7 साल लग गए। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, मतलब जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का हम उसको एक तरह के जीने का अधिकार भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं जीने का अधिकार? इसके अंदर हमको जीने का अधिकार दिया गया है और ये राष्ट्रपति शासन के अंदर भी रहता है, निलंबित नहीं होता है ये अधिकार जो होता है, क्योंकि किसी को आप किसी से जीने का अधिकार नहीं छीन सकते। तो क्वेश्चन आता है, क्या भारत का संविधान कोई ऐसा कोई इंसान है जो जीना नहीं चाहता है तो उसे क्या मरने का अधिकार देता है? तो नहीं, जो भारत का संविधान है वो मरने का अधिकार नहीं देता। हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं है कि हम मर सकते हैं, ये हमारा अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। फिर एक रेप का केस हुआ था, शायद 15 से 20 वर्ष के आसपास कोई लड़की थी जिसका रेप कर दिया था, और रेप के दौरान उसके कोई चोट लगी थी। उस चोट की वजह से वो कोमा में चली गई थी और 30 साल तक कंटिन्यू वो कोमा में रही थी। फिर एक वकील सामने आई थी, मिसिज अरुणा, है ना। तो मिसिज अरुणा वकील जो थे उनके बीच में और भारतीय संघ के बीच में केस हुआ था, और उस केस के अंदर उन्होंने ये दलीलें रखी थी कि यदि कोई ऐसा इंसान है जो जीना नहीं चाहता है या फिर वो जीने के लायक नहीं है, मतलब जी नहीं सकता है वो ढंग से, ना उड़ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है, बस सिर्फ सुन सकता है और देख सकता है, तो ये कोई जिंदगी तो ना उठ सकता है, मतलब कुछ नहीं कर सकता सुनने और देखने के अलावा, तो ये सही नहीं है, तो उसको मतलब मरने का अधिकार होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला देते हुए कहा था कि यदि कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है और यदि 4 डॉक्टर्स की बेंच बैठकर, है ना, 4 डॉक्टर्स की बेंच बैठ के और वो यदि ये निर्णय दे दे, वो लिखित में ये कह दे कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है, जो पर्टिकुलर पेशेंट है, ये जी नहीं सकता है ना, कोई चांस नहीं है इसके जीने की, मतलब ये ढंग से अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, इसका कोई चांस नहीं है, तब उसको ये 1% से छूट मिली हुई है कि वो उसको मरने का अधिकार यहाँ पे दिया हुआ है। अब लास्ट और अंतिम अनुच्छेद की बात करते हैं स्वतंत्रता के अंदर, अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 के अंदर देखते हैं कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में, मतलब कैसे गिरफ्तारी के संबंध में, कैसे कि यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसको क्या क्या अधिकार मिले हैं। तो किसी को यदि हमने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने तो उसको अधिकार मिले हुए हैं 3। कैसे, कौन कौन से अधिकार मिले हुए? पहला अधिकार क्या मिला हुआ है? पहले अधिकार यह मिला, यदि किसी को पुलिस पकड़ती है, ठीक है, तो उसको ये जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है? कि उसको क्यों पकड़ा गया है ना, वाई, उसको पकड़ने का कारण क्या है, उसको रीजन पता करने का उसको अधिकार है, उसको रीजन जानने का अधिकार है। दूसरा ये कि वो कोई भी वकील कर सकता है अपनी इच्छा का, ठीक है, उससे वो परामर्श कर सकता है। और तीसरा क्या, तीसरा ये कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये 3 उसको मौलिक अधिकार है, लेकिन ये भी निलंबित रहते हैं कब? यदि कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने, अब ये भी निलंबित रहते हैं, मतलब ये लगभग अधिकार जो होते हैं उसके कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होता ही है। जैसे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसके अंदर 19 के अंदर वो 6 अधिकार है, अब वो भी निलंबित हो सकते हैं। कैसे? यदि ऐसा कोई आप जो स्वतंत्रता के आपके पास अधिकार है, उस अधिकार की वजह से यदि किसी राष्ट्र है, अपने जो राष्ट्र है उसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, उसकी विदेशी की जो नीति है उनके अंदर यदि कोई आंच आती है, ठीक है, तब क्या हो सकता है? तब ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार होगा वो निलंबित रहेगा, वो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अनुच्छेद 22 के अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसा है जो देश के विपरीत है, मतलब देश का द्रोही है, कोई आतंकवादी, ऐसे किसी को पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको फिर 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया कंडीशन है कि आप उसको 3 महीने के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते आप इसके अंदर भी। 3 महीने के अंदर उसको पकड़ो, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है वो करो, और 3 महीने के अंदर उसको कोर्ट के समक्ष लेके आओ। तो ये था अपना स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार के संबंध में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी कोई क्लास में अपलोड करता हूँ आपको तुरंत वो मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, आराम से पढ़ते रहो, ठीक है, थैंक यू।